बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कल व्याकरण के भेद पढ़ा रही थी। उसके पहले मैंने आपको व्याकरण में सर्वनाम के भेद पढ़ा रही थी। तो सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेदों तक का परिचय मैंने करा दिया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको कभी भी व्याकरण के भेद न याद हो तो आप उसे अपनी उंगलियों पर कैसे याद करें। पुरुष निश्चय अनिश्चय, प्रश्न निसंबंध, तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। निश्चय वाचक सर्वनाम तक की चीज़ें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में अपलोड की है, उसे आप न देखे हो तो देख लीजिए। और मैं आज अनिश्चय वाचक सर्वनाम से प्रारंभ कर रही हूँ। तो ये उस वीडियो का शेष भाग है, इसलिए आपको दोनों ही देखना आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर अब लिखती हूँ तीसरा भेद जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराता। यानी कि जहां निश्चितता नहीं है उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां इसकी परिभाषा मैं लिख देती हूं, आप साथ साथ उतारिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराता। इतना आप लिखिए, क्योंकि आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। आप छोटे कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, इसीलिए मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ कि आप इसे लिख लीजिए। और फिर मैं इसका उदाहरण भी साथ साथ लिख देती हूँ कि निश्चित बोध नहीं कराता। जैसे दाल में कुछ पड़ा है। दूसरा, दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब देखिए यहां पर कुछ कौन, ये जो शब्द हैं ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ये निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन है, तो यहां पर ये जो भाव है ये अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इतना आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद मैं अगले सर्वनाम की तरफ बढ़ूंगी और चौथे की हेडिंग डालिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जिस सर्वनाम को हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कब आओगी, ये सारी चीजें जो है प्रश्न के लिए की जा रही, तो इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मैं इसको लिखती हूँ, इसकी परिभाषा लिखती हूँ।
यह सर्वनाम शब्द एक मिनट, वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बात समझ बच्चों कि जब आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तब जो इस भाव को लेकर ऐसे सर्वनाम शब्द जो इस भाव को लेकर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उदाहरण इसका लिखिए, तुम्हारा नाम क्या है? तो उदाहरण लिखिए इसका, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा लिखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? अब देखिए इन सारे प्रश्नों में, इस दोनों ही उदाहरणों में प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो जहां ऐसे भाव को लेकर के सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद पांचवा मैं लिखने चल रही हूं, मैं थोड़ा सा रुक जाती हूं, आप साथ साथ लिखिए। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा है, यहां आपको दिखाई देगा मुझे उम्मीद है बच्चों। पांचवा है, हेडिंग डालिए, निजवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको अच्छे से दूर से दिखाई दे, कोई असुविधा ना हो। तो निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए बोध कराता हो, जो स्वयं के द्वारा किए हुए कार्यों का बोध कराता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किया गया हो, निजत्व का बोध कराता हो, वह सर्वनाम शब्द। लिखिए, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए या कहीं कहीं आपको पुस्तक में निजत्व शब्द में, निजत्व का भी मतलब होता है खुद के लिए, निजत्व का बोध
कराता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। जैसे एक उदाहरण मैं यहां लिख देती हूँ, दूसरा ऊपर लिख दूंगी, तो आप लिखिए। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतना लिख लिया होगा। आपको इतने के आगे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं इसका एक उदाहरण ऊपर लिखूंगी, इसलिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लीजिए। मैं थोड़ा सा रुक जा रही हूं बीच में ताकि आप इसको उतार सकें, और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि कहीं कुछ छूट जाए तो आप दोबारा इसको मिला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका हो गया होगा, स्क्रीनशॉट का काम आपने कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ती हूं। इसका दूसरा उदाहरण जो मैं ऊपर लिखती हूं, ऊपर के पोर्शन को मैं रब कर दूं। दूसरा लिखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब इन दोनों वाक्यों में निजता का बोध हो रहा है। निजता का बोध हो रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो ये सारी चीजें निजता का बोध करा रही हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब इसका जो आखिरी वाला बचा है संबंधवाचक सर्वनाम, वो मैं लिखने चल रही हूं। तो आप उस अगली हेडिंग डालिए, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वह सर्वनाम शब्द जो एक वाक्यांश का संबंध दूसरे वाक्यांश से जोड़कर बनाता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्यांश से बनाता हो, उसे
संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना आपने लिख लिया होगा। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा लिखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरीके से आपको इसमें जो संबंध बन रहा है, बिना संबंध दिखाए यहाँ पर जो वाक्यांश है वो अधूरा लगेगा। इस वाक्यांश का संबंध यहाँ के वाक्यांश से है, तो इन दोनों का आपसी संबंध बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब इतना आपने उतार लिया होगा, तो मैं थोड़े से अभ्यास प्रश्नों को भी करवाना चाह रही हूं। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको भी आप देखिए। चलिए, यहां तक की चीज तो आपने लिख ली होगी। मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करा दूं, छोटा से रूप में बिल्कुल पुनरावृत्ति करा दूं कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये आपको मैंने शुरुआत में ही एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाया और समझाया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब उसका उदाहरण मैंने दिया कि अगर किसी राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है, तो अगर हम बार बार राम शब्द का प्रयोग करेंगे तो न तो वो लिखने में अच्छा लगेगा और न सुनने में अच्छा लगेगा। इसलिए भाषा के सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए हम उसकी जगह यह, वह, वे, उसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उतना ध्यान से सुना होगा। अब जब भेदों की बात करते हैं तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इसको आप चाहें तो किसी चित्र के माध्यम से भी बना सकते हैं, या आप ऐसे लकीर खींच के 1 2 3 4 5 6 करके उसके नीचे नीचे लिखिए, या एक इतना बड़ा लिखिए, दूसरा ऐसे लिखिए, तीसरा ऐसे लिखिए, चौथा ऐसे लिखिए, पांचवा ऐसे लिखिए और छठा ऐसे लिखिए। तो इस आकार में भी रहेगा तो सुंदर लगेगा। तो आपको आकर्षक ढंग से लिखने से चीजें थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगी, और कोई कारण नहीं है। वैसे सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, उसको मैंने कई बार रिपीट कर दिया। तो पुरुष वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो कुल 6 सर्वनाम आपके होते हैं। तो इसको आप साथ साथ लिखते चलिए, ये भी आपका हो जाए। तो मैं एक छोटा सा अनुच्छेद यहाँ कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं उसको करा के आपको कुछ देती हूँ, इसको आप करिए। तो उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले
सुनने वाले और किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलने वाला वक्ता है, सुनने वाला श्रोता है, अन्य न वक्ता है न श्रोता है, वो कहीं दूर खड़ा है, जिसके लिए वक्ता श्रोता से कहता है तो वो अन्य में जोड़ा जाएगा, उसे हम अन्य के अंतर्गत रखते हैं। अब इन्हीं तीनों को, वक्ता, श्रोता और अन्य को ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों में जोड़ते हैं। तो उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी हमेशा वक्ता होता है, मैं और हम। मध्यम पुरुष हमेशा श्रोता होता है, तुम और आप। जो वक्ता भी नहीं है, श्रोता भी नहीं है, वह अन्य है, तो अन्य पुरुष में वह, वे, उसे, उन्हें इत्यादि जो शब्द आते हैं, सर्वनाम शब्द, उनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छी तरह से सुनने के बाद याद हो गया होगा, आप अच्छे से उसे याद कर लिए होंगे। तो दूसरा आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है, पहले निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के का निश्चित बोध कराता हो। ये पुस्तक मेरी है, यह घर राम का है। यानी इस तरह से अगर हम बोलते हैं तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध पता लगता है, तो वहां निश्चितता का बोध होता है। ठीक इसके उल्टे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराता, संशय में रखता है, निश्चित बोध नहीं कराता, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ गिरा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस तरह से कह के हम उसे अनिश्चितता का बोध मान लेते हैं कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो मैंने आपको रिवीजन के तौर पर ऊपर से चीज़ों को दोहराना शुरू किया है कि आप इसको लिखते भी रहिए और मेरी बातें भी सुनिए, ताकि आपको सुन के चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएं। इसके बाद मैंने आपको बता दिया पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अब आया प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आ गई बात समझ में आपको? तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में आए। तो मैंने 2 उदाहरण आपको बोर्ड पे लिखा है, आप कुछ उदाहरण अपने मन से सोचिए कि कौन से उदाहरण लिखे जा सकते हैं, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अब आ गई बात निजवाचक सर्वनाम की। तो वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किया है, अपने लिए, निजत्व के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना आप काम खुद कर लूंगा। तो इस तरीके से जहां निजत्व का बोध हो, उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब आखिरी है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य वाक्यांश से करता हो, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इतनी चीजें मैंने आपको दोहरा दी। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न लिख रही हूं, उसको भी आप करिए। तो है अभ्यास कार्य।
और इसमें है प्रश्न है आप इसका सर्वनाम के भेद पहचान कर नाम लिखें। तो क्वेश्चन लिखिए, वह खेलने में बहुत तेज है। अब आप इसको अपनी कॉपी पे करिएगा। दूसरा है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा लिखिए, वह कौन सी पुस्तक है जो तुम्हें चाहिए। चौथा भी आपको दिखाई पड़ेगा। चौथा लिखिए, आप आ जाते तो अच्छा होता। तो इतना आपने किया। इसमें आपको जो है सर्वनाम रेखांकित करना है। मैं इसको यहाँ बोर्ड पे नहीं कर रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे सोचिए। ऊपर आपने सर्वनाम पढ़ा है तो उन सर्वनाम शब्दों को दोहराइए। दोहराने के बाद फिर आप इसको करिए। तो एक अभ्यास कार्य ये हो गया। तो मैं ऊपर इस पोर्शन के चीज को मिटा दे रही हूँ और मिटाने के साथ में ये आपके लिए मैंने इसलिए लिखा है कि आपको सर्वनाम के भेद पहचान कर प्रश्न। क्योंकि मैं साथ में अगर अभ्यास कार्य आपको दे रही हूँ तो मतलब आप उसको अपनी कॉपी पे अगर कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऊपर आपने वीडियो में देखा और तुरंत का तुरंत किया तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ देखिएगा, मैं अब लिख रही हूँ बोर्ड पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठकों में दिए गए सर्वनाम के उचित रूप से करें, उचित रूप से करें। ये आपका प्रश्न है। ये आपका प्रश्न संख्या 1 है, ये 2 है। तो प्रश्न है का दरवाजा
खट खटा रहा है। दूसरा है डैश लाठी उसकी भैंस। शब्द है जो। अब इससे बनने वाला जो शब्द है उसको यहां प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा है मुझे बुलाया। मुझे बुलाया और शब्द है ब्रैकेट में लिखा है वह। अब वह से बनने वाला कोई भी सर्वनाम शब्द आप यहां प्रयोग करके लिखेंगे। फिर आया घ। पुस्तक लाओ। पुस्तक लाओ। यहां ब्रैकेट में है मैं शब्द। अब मैं से बनने वाला जो शब्द है वो आप यहां पर भरेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद का है डैश क्या नाम है। यहां है तुम। अब यहां पर आपको करना क्या है बच्चों कि यहां आपका ये रिक्त स्थान खाली स्थान दिया हुआ है। इस खाली स्थान को इधर दिए हुए सर्वनाम शब्द का जो उचित प्रयोग हो उसे यहां करके आप इसको भरेंगे। तब ये जाकर के आपका जो अभ्यास कार्य है पूरा होगा। तो मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा, उनसे संबंधित उदाहरण और थोड़ा सा अभ्यास कार्य भी साथ में करा दिया है। ये मिट गया है मिटाने में, तो मैं इसको थोड़ा लिख देती हूँ। आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये दोनों जो है आप अपनी कॉपी पर इसको सॉल्व करिएगा और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। दूसरी चीज कि सर्वनाम के बाद मैं आपको अब इसके बाद विशेषण पढ़ाऊंगी, तो आप अपने काम को रोज का रोज खत्म कर लीजिएगा, नहीं तो व्याकरण की चीजें भूल जाएंगी। आप वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार अच्छा होगा, याद होंगी और आपको लिखने की भी आसानी होगी। तो मैंने आपको यहाँ पूरा सर्वनाम खत्म कर दिया, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर कोई कठिनाई इसके बाद भी आपको लगती है तो रोजाना ऑनलाइन कक्षाएं आपकी हमारी चलती हैं साथ में। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे सवाल पूछिएगा। तो आज ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।